So let us discuss some objective type questions on polycystic ovarian syndrome. The first one is, what is the central pathophysiology of PCOS? Options are insulin resistance होती है क्या? Central pathophysiology. Hyperandrogenism is the second option. Polycystic ovaries on ultrasound, chronic anovulation, obesity and metabolic syndrome. The answer is insulin resistance. Insulin resistance leads to hyperinsulinemia, and hyperinsulinemia in turn causes hyperandrogenemia. I think I have discussed is not a criterion for PCOS according to the Rotterdam criteria. This also I have discussed in the lecture. So कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? The first one is menstrual irregularity, second option obesity metabolic syndrome, third is polycystic ovaries on ultrasound, and fourth is hyperandrogenism. So for Rotterdam criteria A, C और D सही है, B ऑप्शन गलत है. so, यही पूछा है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर. इन PCOD व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड? ऑप्शन दिया है मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, GnRH, स्पाइरोनोलेक्टोन, HCG. इसका आंसर है बच्चों स्पाइरोनोलेक्टोन. मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन और HCG तो गोनाडोट्रोपिन्स हैं. गोनाडोट्रोपिन्स तो कभी भी PCOD के ट्रीटमेंट में, हर्सुटिज्म बेसिकली हाइपर एंड्रोजेनिमिया के कारण है, और हाइपर एंड्रोजेनिमिया यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम करना है तो LH का लेवल कम करना पड़ेगा. LH का लेवल कम करना पड़ेगा, और गोनाडोट्रोपिन तो FSH और LH ही हैं एक्चुअली. तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. बाकी दोनों सही हैं. GnRH भी सही है. GnRH एगोनिस्ट्स भी यूज़ करते हैं, गोसेरिलिन, बूसेरिलिन काइंड ऑफ ड्रग्स. They will cause a feedback inhibition of gonadotropins. So the correct answer here is B and C. Third question, a hirsute lady with PCOD, what is the treatment? अब इसमें देखो A और B ऑप्शन तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जो दिया हुआ है, एक में लीवोनॉर्जेस्ट्रिल लिया है, एक में डिसोजेस्ट्रिल लिया है इथाइनिल एस्ट्राडायोल के साथ में. तो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल जो होता है उसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट काफ़ी होता है प्रोजेस्टेरॉन का, इसलिए वो नहीं दिया जाता PCOD में. डिसोजेस्ट्रिल, नॉर्जेस्टिमेट और नॉर्जेस्ट्रिल ये ड्रग्स दिए जाते हैं इथाइनिल एस्ट्राडायोल के कॉम्बिनेशन में OCP में for the treatment of PCOS. So the correct option is B. Then most common cause of hirsutism. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hirsutism में ऑप्शंस हैं PCOD, एरिनोब्लास्टोमा, कुशिंग सिंड्रोम और कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया. तो hirsutism इज़ अ फीचर ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिमिया. हाइपर एंड्रोजेनिमिया में hirsutism हो सकता है, विरिलाइजेशन हो सकता है, और हाइपरट्रिकोसिस हो सकती है. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है इडियोपैथिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hirsutism इन अ टीनेज गर्ल. तो उसमें ओवेरियन डिजीज, फियोक्रोमोसाइटोमा, ओबिसिटी और एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो इन अ टीनेज गर्ल मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक, एंड द सेकेंड इज ओवेरियन डिजीज या PCOD. तो यहाँ इडियोपैथिक मेंशन नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एन अनलाइकली डायग्नोसिस? मतलब कि किस में PCOD में क्या नहीं होगा? पहला ऑप्शन है हाइपर इंसुलिनेमिया, फिर है नॉर्मल BMI, फिर प्रीमेच्योर एड्रीनार्की, और फिर रेगुलर मेंसेस फॉर अ टाइम आफ्टर मीनार्की. हाइपर इंसुलिनेमिया तो होता है, नॉर्मल BMI भी हो सकता है. 30% केसेस में सिर्फ ओबीज होते हैं, नहीं तो नॉर्मल ही होता है BMI PCOS में. कोई ज़रूरी नहीं है कि ओवरवेट हो. प्रीमेच्योर एड्रीनार्की, एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स का एक्सेस होता ही है, DHEAs वगैरह रेज हो जाते हैं. रेगुलर मेंसेस फॉर अ टाइम आफ्टर मीनार्की, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है. एनोव्यूलेशन की शिकायत शुरू से ही रहती है इन केसेस में. यूजुअली मेंसेस इस तरह का नहीं होता है मीनार्की के बाद में, तो इसका करेक्ट आंसर है डी.
Next question, acanthosis nigricans, areas of thickened darkened skin, a symptom of PCOD is caused by which of the following? से पूछा है acanthosis nigricans किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो हाइपर इंसुलिनेमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस का फीचर होता है. ये भी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. तो करेक्ट आंसर इज सी. ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PCOS? द ऑप्शंस आर एलिवेटेड LH. तो इनकरेक्ट पूछा है, गलत क्या है? एलिवेटेड LH गलत है क्या? नहीं. कैन कॉज इनफर्टिलिटी, ये भी सही है. मे बी एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल GTT, हाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है इसमें, तो ये भी सही है. रिजल्ट्स इन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग हार्मोन इज रेज्ड इन PCOS. 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है क्या? नहीं. FSH नहीं. LH यस, और TSH नहीं. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है और LH टू FSH का रेशियो 2:1 हो जाता है. ठीक है. PCOD का हार्मोनल स्टेटस फिर से पूछा है, LH डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन है. दूसरा बोल रहा है कि LH इंक्रीज होगा, FSH नॉर्मलिटी लो रहेगा, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है. FSH इंक्रीज होगा, नहीं. 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल रहेगा, नहीं, डिक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, हाँ ये सही है, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, हाइपर एंड्रोजेनेमिया रहता है. तो बी और ई सही है. ट्रू अबाउट PCOD, कौन सी चीज़ सही है इसमें, ये पूछा है. अगेन तो ऑल हार्मोनल स्टेटस पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो एक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, वो आप गो थ्रू दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू. पहला ये है इंक्रीज्ड LH और डिक्रीज्ड FSH, ये तो सही है, ट्रू है. बी ऑप्शन देखो, इंक्रीज्ड FSH डिक्रीज LH, नहीं. इंक्रीज्ड LH डिक्रीज FSH, ये तो सेम ऑप्शन रिपीट कर दिया ए और सी. डी जो है हाइपर इंसुलिनेमिया, तो हाइपर इंसुलिनेमिया तो होता है, तो डी ऑप्शन भी सही है. और ई इंक्रीज TSH, तो आंसर है ए एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन अ 27-year-old ओबीज वीमेन? ठीक है. प्रेजेंटिंग विथ ओलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड हर्सुटिज्म. तो यहाँ पे फैक्ट्स क्या क्या दिए हैं. एक तो एज दी है 27-year-old. PCOS जो है वो 15 to 25 ईयर्स उसकी मोस्ट लाइकली एज होती है. फिर फिजिकल अपीयरेंस दिया है, ओबीज है, हाँ ओबेसिटी PCOS के साथ एसोसिएटेड है. फिर ओलिगोमेनोरिया दिया है, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट, इनफर्टिलिटी दी है, और हर्सुटिज्म दिया है. हर्सुटिज्म और ओलिगोमेनोरिया से तो PCOD का रोटरडैम क्राइटेरिया से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं. तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही हो जाता है. एंडोमेट्रियोसिस है, PID है, टर्नर सिंड्रोम है, तो ये तो नहीं है. क्वाइट ऑब्वियस, क्वेश्चन से ही ऑब्वियस है कि डायग्नोसिस पॉलीसिस्टिक ओवरीज है. सारे सिम्टम्स उसी के ही जैसे हैं. एंडोमेट्रियोसिस में क्या सिम्टम मिलेगा? एंडोमेट्रियोसिस में पेन होगा, उसको डिस्मेनोरिया ज़्यादा होगा. ठीक है. इनफर्टिलिटी मिलेगी, पेल्विक एडिशंस बन जाते हैं तो इनफर्टिलिटी मिलेगी, लेकिन डिस्मेनोरिया तो चीफ कंप्लेंट है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी लिखी नहीं है. PID में भी डिस्मेनोरिया रहेगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और ओलिगोमेनोरिया की जगह मेनोरेजिया रहता है ना. और हर्सुटिज्म नहीं मिलता है ना एंडोमेट्रियोसिस में और ना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में. ठीक है. तो टर्नर सिंड्रोम में तो जो क्रोमोसोमल एनोमली रहती है, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है उसका या तो एक पार्ट मिसिंग रहता है या फिर कंप्लीट एक्स क्रोमोसोम मिसिंग रहता है. तो टर्नर सिंड्रोम में तो स्ट्रीक गोनैड्स रहते हैं और पूरा जो है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो वो आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PCOD सिम्टम्स एंड साइंस आर, क्या सिम्टम साइन रहेंगे? पहला ऑप्शन है एमेनोरिया, जो करेक्ट है, एमेनोरिया रहता है. बी ऑप्शन है एलोपेशिया, एलोपेशिया भी रहेगा. हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स में आता है एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस. तीसरा है थीका सेल हाइपरप्लेजिया, तो हाइपर इंसुलिनेमिया और इंक्रीज्ड LH थीका सेल की हाइपरट्रॉफी कराते हैं. ठीक है. और सिस्ट्स बन जाती हैं. थीका सेल हाइपरप्लेजिया सही है. हाइपर एंड्रोजेनिज्म अपने आप में सही है. एनओव्यूलेशन तो होता ही है, तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 28-year-old लेडी रानी is suspected to have polycystic ovarian disease. Sample for testing LH and FSH are best taken on the following days of the menstrual cycle. तो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि PCOD हो सकता है उसके सिम्टम वगैरह देख के, तो हमें फिर उसके LH और FSH की टेस्टिंग करानी है. तो कौन से डे पर LH FSH ड्रॉ करना है? तो इट इज़ यूजुअली 3rd day of the cycle. तो ए ऑप्शन जो है ना 1 to 4 वो सही है. True about Steen-Leventhal syndrome is oligomenorrhea and amenorrhea, which is seen in postmenopausal women. तो ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया तो ट्रू है. सीन इन पोस्टमेनोपॉजल वुमेन रॉन्ग है. मोस्ट लाइकली एज होती है 15 to 25. नेक्स्ट क्वेश्चन, काली रानी 20-year-old girl presents with history of rapidly developing hirsutism and amenorrhea. To establish the diagnosis, you would like to proceed with which of the following tests in the blood? ऑप्शन दिया है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, DHEA टेस्टोस्टेरॉन और LH to FSH रेशियो. तो हिस्ट्री पढ़ के आप समझ में आ रहा है कि रैपिडली डेवलपिंग हर्सुटिज्म है. हाँ, और रैपिडली डेवलपिंग हर्सुटिज्म मतलब कि कोई एड्रिनल या ओवेरियन टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेटिंग ट्यूमर. ओके, ये इसका मतलब है, और इसलिए आपको टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स करवाने पड़ेंगे. द करेक्ट आंसर इज सी. 20 यूजुअली जो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स हैं अगर वो 150 नैनोग्राम पर डेसिलीटर से ज़्यादा होते हैं तो वो एड्रिनल या ओवेरियन टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेटिंग ट्यूमर की तरफ जाता है. ठीक है. Now next, a 22-year-old woman comes for treatment of hirsutism. She is obese, facial acne, hirsutism on her face. Serum LH levels 36, FSH 9, androstenedione, testosterone levels mildly elevated only. DHEAS is normal. The patient does not wish to conceive at this time. Which of the following is the most appropriate treatment of her condition? तो एक तो एज देखो, वो PCOD वाली 15 to 25 वाली एज भी है, साथ में उसको विरलिज्म के फीचर्स हैं, ओबीज है. ठीक है. और फेशियल एक्नी हर्सुटिज्म है. तो यूजुअली PCOS है मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन वगैरह के लेवल्स तो नॉर्मल है. और उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है PCOS का वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्योंकि उसको हर्सुटिज्म है तो ऐसा प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट होना चाहिए जिसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हो, जैसे कि सिप्रोटेरॉन एसीटेट के कॉम्बिनेशन में पिल्स देते हैं. ठीक है. persistent anovulation not treated leads to all except the options are hirsutism, ovarian carcinoma, endometrial carcinoma and increased risk of cardiovascular disease. तो इसमें परसिस्टेंट एनोव्यूलेशन से क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या हो सकती है PCOS से. तो एनोव्यूलेशन में ईस्ट्रोजन की जो हाइपर ईस्ट्रोजेनेमिया बहुत लंबे समय तक बनी है, तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ तो बढ़ाती है. आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी पढ़ा होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रिस्क बढ़ जाती है, इजंट इट. तो ये तो डी ऑप्शन तो सही है. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की रिस्क बढ़ेगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है ना, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है. सी भी सही है. बी देखो, ओवेरियन कार्सिनोमा. ओवेरियन कार्सिनोमा की जो थ्योरी है ना, थियोरी ऑफ इंसिसेंट ओव्यूलेशन, जितना ज़्यादा ओव्यूलेशन होगा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगी ओवेरियन कार्सिनोमा की, ये थ्योरी है. तो इसमें PCOS में तो वैसे एनोव्यूलेशन रहता है लेकिन इनफर्टिलिटी रहती है, और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, और उसकी वजह से ओवेरियन कार्सिनोमा की रिस्क बढ़ जाती है. तो 2 to 3 फोल्ड ज़्यादा रिस्क होती है दैन इन द जनरल पॉपुलेशन. तो ये जो है ओवेरियन कार्सिनोमा भी की रिस्क भी परसिस्टेंट एनोव्यूलेशन की वजह से तो नहीं रहेगी, लेकिन PCOD में रिस्क ज़्यादा रहेगी. तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि परसिस्टेंट एनोव्यूलेशन को अगर ट्रीट नहीं किया तो किसकी रिस्क रहेगी, किसकी रिस्क नहीं रहेगी. तो ओवेरियन कार्सिनोमा की रिस्क नहीं रहेगी. हर्सुटिज्म तो हो सकता है क्योंकि एनोव्यूलेशन है, LH के लेवल ज़्यादा हैं, टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा है, तो हर्सुटिज्म होगा. तो इसका करेक्ट आंसर है बी.
ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि ओवेरियन कार्सिनोमा की रिस्क बढ़ जाती है PCOS में, 2 to 3 फोल्ड रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स को यूज़ करते हैं और ज़्यादा ओव्यूलेशन कराने के लिए, तो वो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स की वजह से रिस्क बढ़ती है। लेकिन अगर एनोव्यूलेशन है तो एज पर द थ्योरी ऑफ इंसिसेंट ओव्यूलेशन, जितना ज़्यादा ओव्यूलेशन होता है उतनी ज़्यादा ओवेरियन कैंसर की रिस्क होती है, और क्योंकि यहाँ तो एनोव्यूलेशन है इसलिए इसकी रिस्क नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 20 ईयर एवरेज वेट फीमेल presented with oligomenorrhea and abnormal facial hair growth along with high serum free testosterone level on USG ovaries are normal. What is the diagnosis? अभी बोलता है idiopathic hirsutism, PCOD, testosterone secreting tumor और adrenal hyperplasia। पहला ऑप्शन देखो, idiopathic hirsutism। idiopathic hirsutism में हाइपर एंड्रोजेनेमिया के फीचर्स रहते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नॉर्मल रहती है। यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया है इसीलिए ए नहीं होगा। PCOD, एज भी 20 इयर्स है, एवरेज वेट 30% में ही सिर्फ ओबीज होते हैं, बाकी नॉर्मल वेट ही रहता है, तो इसीलिए वो PCOS का कोई ऐसा नहीं है कि रूल आउट हो गया, एवरेज वेट भी होता है PCOS में। ठीक है। ओलिगोमेनोरिया तो फीचर ही है उसका, तो एक तो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी हो गई इनोव्यूलेशन वाली, और दूसरा एबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ। एबनॉर्मल फेशियल हेयर ग्रोथ हाइपर एंड्रोजेनेमिया का फीचर हो गया। हाई सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उसी का फीचर हो गया। USG में ओवरीज अगर नॉर्मल हैं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 फीचर हैं 3 में से, इसलिए PCOS की डायग्नोसिस बन रही है, तो बी ऑप्शन सही है, PCOD। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर में रैपिडली डेवलपिंग हिर्सुटिज्म होता है, साथ में और भी फीचर्स होते हैं, जैसे डीपनिंग ऑफ द वॉइस, जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, एलोपेशिया, टेम्पोरल बाल्डनेस, या फिर जैसे ब्रेस्ट एट्रोफी और क्लिटोरोमेगाली, और ये सब फीचर्स भी रहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर में ये फीचर्स मेंशन करना ज़रूरी है। लास्ट है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एक एड्रीनल डिसऑर्डर है, यूजुअली एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, फिर 11 भी हाइड्रोक्सिलेज भी रहता है, 3 भी हाइड्रोक्सिलेज भी रहता है, डिहाइड्रोजनेज। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, एड्रीनल हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में DHEA से वगैरह बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली एट बर्थ ही प्रेजेंट करता है विद एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया। कभी कभी लेट प्रेजेंटेशन भी होता है जिसमें PCOS जैसा प्रेजेंटेशन होता है उसमें, लेकिन फिर उसमें क्या रहता है, DHEA की लेवल्स बहुत एलिवेटेड होते हैं, तो ये भी रूल आउट हो गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्सेप्ट PCOS के साथ में कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? तो अभी हमने ओवेरियन कार्सिनोमा की बात करी, 2 to 3 फोल्ड हाई रिस्क होती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो होता ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो होता है कि लो ईस्ट्रोजन लेवल्स, तो यहाँ तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है। फिर होता है लो BMI, यहाँ पे BMI भी यूजुअली ज़्यादा होता है PCOS में, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है PCOS में। ऑप्शन डी सही है।